गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समावेशी शिक्षा के भाग 6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर 12 के यूनिट 1 से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समावेशी शिक्षा के प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा में कई मॉडल्स ऐसे होते हैं, कई प्रतिमान ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जैसा कि हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में हम सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा देने का कार्य करते हैं सामान्य विद्यालयों में ही। तो ऐसे में हमें कई मॉडल्स को, कई प्रतिमानों को फॉलो करना पड़ता है। तो प्रतिमान जो होते हैं, जो मॉडल जो होते हैं, एक प्रकार के प्रारूप हैं जिसको फॉलो करके हम इन बालकों का आपस में सफल समावेशन हम कर सकते हैं, सक्सेसफुल इंक्लूजन हम कर सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा में भी कई मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है जिससे कि हम विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ समावेशन आसानी से कर सके, सफलतापूर्वक कर सके। तो वैसे तो कई प्रकार के मॉडल होते हैं समावेशन के लिए, लेकिन कुछ मुख्य महत्वपूर्ण मॉडल्स के बारे में आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। लेकिन मॉडल्स का जो हम प्रयोग करते हैं ये परिस्थितियों पे भी डिपेंड करता है। जब जैसी मांग होती है, जब जैसी आवश्यकता होती है, उसके अनुरूप ही हम समावेशी शिक्षा में उसी प्रकार के मॉडल को यूज करके समावेशन का कार्य करते हैं। तो ये परिस्थितिवश है, आवश्यकतावश है कि जब जैसी आवश्यकता हम उसी के अनुसार ही मॉडल का प्रयोग समावेशी शिक्षा में करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मॉडल है वो है पूर्ण समावेशन प्रतिमान, फुल इंक्लूजन मॉडल। फुल इंक्लूजन मॉडल में क्या होता है कि इसमें जो सामान्य शिक्षक होते हैं, यहाँ पर मैं दो शिक्षकों की चर्चा करूंगा, एक तो सामान्य शिक्षक और दूसरा विशिष्ट शिक्षक, स्पेशल टीचर। तो जो सामान्य शिक्षक होते हैं वे सामान्य विद्यालय में जो शिक्षक जो अपना शिक्षण कार्य करते हैं उसे हम सामान्य शिक्षक कहते हैं। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक होते हैं वे विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होते हैं, वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है विशिष्ट बालकों के शिक्षण के लिए। लेकिन ये जो पहला मॉडल है इस पे हम बात करते हैं कि पूर्ण समावेशन प्रतिमान। इस प्रतिमान का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं कि जो सामान्य शिक्षक है वह शिक्षण कार्य करता जाता है, लेकिन जब कभी भी उसे कहीं पर कोई समस्या आती है, कोई बाधा आती है विशिष्ट बालकों को लेकर के, कई बार ऐसा होता है कि जब सामान्य शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा होता है तब उन्हें विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को समझने में कठिनाई होती है, विशिष्ट बालकों की समस्याओं को वे समझ नहीं पाते। तो ऐसे में वहां पर वे विशिष्ट शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि शिक्षण का कक्षा शिक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व सामान्य शिक्षक का ही होता है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक साइड से उनकी सहायता करते हैं समावेशन करवाने के लिए। जिस तरह से चूंकि सामान्य शिक्षक सामान्य रूप से प्रशिक्षित होते हैं तो वे विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को नहीं समझ पाते हैं। विशिष्ट बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को विशिष्ट शिक्षक जितनी भली भांति समझ पाएंगे उतने सामान्य शिक्षक नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे में जब सामान्य शिक्षक कक्षा शिक्षण कर रहा होता है और जब कहीं उसे तकलीफ होती है विशिष्ट बालकों की समस्याओं के समाधान करने के लिए, तब सामान्य शिक्षक विशिष्ट शिक्षकों से सहायता लेकर के शिक्षण कार्य करता है। तो कहा जा सकता है कि विशिष्ट शिक्षक सामान्य शिक्षकों को इंस्ट्रक्शन में, अनुदेशन में सहायता देता है। फॉर एग्जाम्पल इसे हम समझते हैं कि विशिष्ट शिक्षक किस प्रकार सामान्य शिक्षक की सहायता करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जिस तरह से एक जनरल फिजिशियन होते हैं, एक नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं, जब वे अपने रोगी के उपचार करने में असमर्थ होते हैं, जब कभी उन्हें लगता है कि उसे बीमारी की जड़ समझ में नहीं आती है, तो वो कंसल्टेंट जो डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनकी सलाह लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी इस मॉडल में जो कि पूर्ण समावेशन प्रतिमान है, यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार किया जाता है। जो सामान्य शिक्षक होते हैं, जब वो कहीं पर भी उन्हें लगता है कि वे विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनकी समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वे विशिष्ट शिक्षक की सहायता लेते हैं और विशिष्ट शिक्षक उनकी मदद करते हैं।
तो इस प्रतिमान में इसी रूप से समावेशन का कार्य किया जाता है। जो दूसरा प्रतिमान है उसकी बात करते हैं। यह है दल शिक्षण प्रतिमान, टीम टीचिंग मॉडल। तो जैसा कि नाम ही है दल शिक्षण, यहाँ पर टीम टीचिंग की जाती है। टीम यहाँ पर दोनों ही शिक्षकों का होता है, एक तो सामान्य शिक्षक और दूसरे विशिष्ट शिक्षक। तो सामान्य शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों मिल करके समस्त बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षण देने का कार्य करते हैं, यानी कि कलेक्टिव टीचिंग दोनों मिल करके करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सबसे बड़ा इसका लाभ ये है कि सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, सभी को एक साथ बैठने का अवसर मिलता है, उनकी बीच की दूरी जो है कम होती है। वे बालक जो है, जो सामान्य बालक और जो विशिष्ट बालक है, आपस में एक दूसरे को समझते हैं, उनके बीच का जो गैप है वो दूर हो जाता है, एक दूसरे से भावनात्मक रूप से वे जुड़ पाते हैं एक साथ बैठने से। तो टीम टीचिंग में, दल शिक्षण प्रतिमान में यहाँ पर इस बात को ध्यान देना होगा कि दोनों ही शिक्षकों का आपस में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। दोनों के बीच में तालमेल होना, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना इस दल शिक्षण प्रतिमान को सफल बनाने के लिए जरूरी है। तो दोनों को ही आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों ही शिक्षक आपस में मिल करके ही इस प्रतिमान का प्रयोग कर सकते हैं। तो टीम टीचिंग जो होती है इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि सामान्य शिक्षक जो होते हैं वो सामान्य शिक्षण अपना कक्षा में करते हैं और दूसरे जो शिक्षक होते हैं, जो कि प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, विशिष्ट शिक्षक होते हैं, वे कक्षा में विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करते हैं। जैसे सामान्य शिक्षक सामान्य शिक्षण करते हैं और दूसरा विशिष्ट शिक्षक जो है वो निरीक्षण का कार्य करते हैं, वे ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो सामान्य शिक्षक है वो सामान्य शिक्षण कार्य करेंगे और जो विशिष्ट शिक्षक है वो ऑब्जर्वेशन का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से भी टीम टीचिंग की जा सकती है। या फिर कक्षा को, क्लासरूम को कई भागों में, कई दलों में बांट दिया जाता है और जो मेन टीचर होते हैं, जो मुख्य शिक्षक, जो सामान्य शिक्षक होते हैं, वो अपने शिक्षण कार्य को करते चले जाते हैं और विशिष्ट शिक्षक घूम घूम कर अलग अलग दलों में जाकर के हर दल की जांच करते हैं, कहाँ किसी क्या कठिनाई आ रही है, कहाँ किसी क्या समस्या आ रही है, वो इसकी जांच करते जाते हैं। तो इस तरीके से भी टीम टीचिंग की जा सकती है। या फिर जो टीम टीचिंग में ऐसा भी होता है कि आधी कक्षा को दो भागों में बांट दिया जाता है। आधी कक्षा को मुख्य शिक्षक, सामान्य शिक्षक पढ़ाते हैं और दूसरी कक्षा को, दूसरे आधे भाग को विशिष्ट शिक्षक पढ़ाते हैं। तो कक्षा को दो समूहों में बांट दिया जाता है। एक समूह को सामान्य शिक्षक पढ़ाते हैं और दूसरे समूह को विशिष्ट शिक्षक पढ़ाते हैं। तो दोनों में ही समान पाठ का संचालन किया जाता है, दोनों में ही एक जैसा ही पाठ पढ़ाया जाता है, दोनों ही समूहों में। तो इस तरह से भी टीम टीचिंग होती है। या फिर जो सामान्य शिक्षक होते हैं वे कक्षा के एक बड़े समूह को शिक्षण का कार्य करते हैं और विशिष्ट शिक्षक जो होते हैं वो कक्षा के छोटे समूह में शिक्षण का कार्य करते हैं। तो ये तरीके हो गए टीम टीचिंग करने के। लेकिन बेसिकली टीम टीचिंग होता है क्या है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। टीम टीचिंग दोनों ही शिक्षकों का एक समूह होता है, सामान्य शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों मिल करके समस्त बालकों को, सभी छात्रों को एक ही साथ एक ही कक्षा में शिक्षण देने का कार्य करते हैं। इससे दोनों का ही लाभ होता है, शिक्षकों का भी लाभ होता है और छात्रों का भी लाभ होता है। छात्रों को लाभ होता है कि छात्र को एक ही साथ दो शिक्षकों के अनुभवों का लाभ मिल जाता है, दो शिक्षकों के ज्ञान का लाभ छात्रों को मिल जाता है। और शिक्षकों को भी ये लाभ होता है कि उन्हें भी अपनी व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाने का अवसर मिलता है, वे भी व्यावसायिक रूप से संतुष्ट हो पाते हैं। तो टीम टीचिंग का ये जो प्रतिमान है ये यही है। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का जो अगला प्रतिमान है वह है समावेशन चक्र प्रतिमान। समावेशन चक्र प्रतिमान, सर्किल ऑफ इंक्लूजन मॉडल, सर्किल ऑफ इंक्लूजन मॉडल, समावेशी चक्र प्रतिमान। तो जैसा कि नाम है इसका, समावेशी चक्र प्रतिमान। तो चक्र का मतलब है यहाँ है कि जो विशिष्ट बालक के चारों ओर उससे संबंधित जितने लोग हैं, जैसे कि विशिष्ट बालकों के चारों ओर विशिष्ट शिक्षक होते हैं, सामान्य शिक्षक होते हैं,
अभिभावक होते हैं, उसके मित्र होते हैं, चिकित्सक होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं। तो यहाँ पर सभी कोई मिलकर जो बालक के चारों ओर रहते हैं, जो बालक के इर्द गिर्द रहते हैं, जहाँ कहने का तात्पर्य है कि बालक जिनके साथ अपना समय ज्यादा बिताता है, तो वे सभी लोग उसके मिल करके उस विशिष्ट बालक का समावेशन करने में सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि बालक का सफलतापूर्वक समावेशन कराने के लिए उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, चाहे शिक्षक हों, चाहे अभिभावक हों, चाहे मित्र हों, सगे संबंधी हों, चाहे चिकित्सक हों, मनोवैज्ञानिक हों, सभी की एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि क्रियाशील सहभागिता सभी की ये आवश्यक होती है। सभी को एक्टिव रहना पड़ता है बालक के पीछे, सभी को जागरूक रहना पड़ता है, सभी को मिल करके बालक को समावेशन करने में अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। तो इसीलिए इस प्रतिमान का नाम है समावेशन चक्र प्रतिमान, यानी कि बालक के चारों ओर रहने वाले हर व्यक्ति को बालक के समावेशन में, विशिष्ट बालक के समावेशन में योगदान देना पड़ेगा, अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन निभाना होगा। तो ये जो प्रतिमान है, ये मुख्यतः छोटे बच्चों के लिए इस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। 8 वर्ष की आयु तक, 8 इयर्स के चिल्ड्रन तक के बच्चों के समावेशन के लिए इस प्रतिमान का प्रयोग होता है। तो बच्चे से जुड़े सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सभी लोग मिलकर के अपनी सहभागिता इस प्रतिमान में दिखाते हैं। सभी लोग जो हैं, जो बच्चे से जुड़े जितने भी लोग हैं, जिसकी बात मैंने बताई आप लोगों को, शिक्षक हो गए, अभिभावक हो गए, मित्र हो गए, चिकित्सक हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए, सभी मिल करके आपस में एक वार्तालाप करते हैं, एक डिस्कशन करते हैं, जहां पर बालक के सुधार के बारे में चर्चा की जाती है, बालक की प्रगति के बारे में चर्चा की जाती है, बालक की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए, ये डिस्कशन किया जाता है। यानी सभी मिल करके उसके पीछे लगे होते हैं कि किस तरह से विशिष्ट बालक का समावेशन हम सफलतापूर्वक करवा सके। तो इस प्रतिमान का जो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है वह है बालक का सामाजिक उत्थान। ठीक है, बच्चे का समाज में किस तरह से उसे एडजस्ट करना है, क्योंकि विद्यालय भी एक लघु समाज है। तो यहाँ पर विशिष्ट बालक किस तरह से सामान्य बालकों के साथ समायोजन कर सकेगा, तो उसके लिए जो सामाजिक अंतःक्रिया करनी होगी, तो सभी कोई मिल करके उसके अंदर उस सामाजिक उत्थान को, उस सामाजिक मूल्य का विकास करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि विशिष्ट बालक सामान्य बालकों के साथ समायोजन कर सके, एडजस्टमेंट कर सके। तो समावेशी शिक्षा का अगला जो प्रतिमान है वह है रणनीति व्यवधान प्रतिमान, स्ट्रेटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। रणनीति व्यवधान प्रतिमान, तो रणनीति बनाई जाती है इस प्रतिमान में। इस प्रतिमान का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है, जिससे कि बालक जो है, जो विशिष्ट बालक जो है, उसे समायोजन में कोई व्यवधान ना हो, उसे दूर करने के लिए जो है रणनीति बनाई जाती है। ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन ना हो, किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, वो आसानी से सफलतापूर्वक समावेशन कर सके। तो इसके लिए रणनीति बनाते हैं। तो इस प्रतिमान के अंतर्गत मुख्यतः 3 चरण आते हैं। 3 स्टेप्स में इस प्रतिमान को जो है फॉलो किया जाता है। सबसे पहला स्टेप जो है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे प्रथम चरण में क्या होता है कि जो सामान्य शिक्षक होते हैं और जो विशिष्ट शिक्षक होते हैं, दोनों मिल करके एक ऐसा सिलेबस तैयार करते हैं, एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करते हैं कि किस तरह से जो विशिष्ट बालक जो है सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ एडजस्ट कर पाए। तो दोनों ही मिल करके उसे तैयार करते हैं। कहा जा सकता है कि सामान्य शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों मिल करके विशिष्ट बालक को प्रशिक्षित करते हैं कि वे सामान्य बालक के साथ समायोजन कर पाए, आसानी से जो है सामान्य बालकों के साथ मिल पाए, शिक्षा ग्रहण कर पाए। तो इस चरण में सबसे पहले ये किया जाता है कि बालक को तैयार किया जाता है समायोजन करने के लिए, कि बालक को एडजस्ट करने के लिए तैयार कर दिया जाता है कि वे आसानी से सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण
कर सके। इसमें दोनों की ही भूमिका होती है, सामान्य शिक्षकों की और विशिष्ट शिक्षकों की। दोनों मिलकर के ही ये कार्य करते हैं, दोनों मिलकर के ही विशिष्ट बालक को तैयार करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, ताकि वे सामान्य बालकों के साथ एडजस्ट आसानी से कर पाए। जब ये कार्य हो जाता है तो हम दूसरे चरण में जाते हैं, सेकंड स्टेप में चले जाते हैं। सेकंड स्टेप में जो नॉर्मल जो शिक्षण का कार्य चलता है, जो सामान्य शिक्षण प्रक्रिया चलती है, जैसे कि हम सामान्य शिक्षण प्रक्रिया में हम कहा जा सकता है कि सबसे पहले हम बालक के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेते हैं, बालक का प्रीवियस नॉलेज को जो है के बारे में जानते हैं, और पूर्व ज्ञान के आधार पर हम जो है एक पाठ योजना बनाते हैं, एक लेसन प्लान बनाते हैं, और सामान्य शिक्षण कार्य जिस तरह से करते हैं उस तरह से हम सामान्य शिक्षण कार्य सेकंड स्टेप में करते हैं, दूसरे चरण में करते हैं। दूसरे चरण के बाद जो तीसरा चरण आता है, इसमें हम बालक के अंदर सामाजिक कौशल को सिखाने पर बल दिया जाता है कि किस तरह से सोशल स्किल्स को उसके अंदर डेवलप किया जाए। तो इसके लिए थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि अलग अलग गतिविधियों का आयोजन करते हैं, और उन गतिविधियों में बालक को पार्टिसिपेट करने के लिए, उन गतिविधियों में बालक को भाग लेने के लिए, सामूहिक कार्य करने के लिए बालक को मोटिवेट करते हैं, उन्हें अभिप्रेरित करते हैं कि आप इस एक्टिविटी को करें। ऐसा करने से उनके अंदर जो है सोशल स्किल जो है, सामाजिक कौशल है, वो विकसित होता है। तो जब वे अलग अलग गतिविधियों में, अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो बालक खुद को पहचानते हैं, खुद की प्रतिभा को पहचानने लगते हैं। बालक जो विशिष्ट बालक है वे अपनी विशेषताओं को ढूंढने लगते हैं, उनको पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये योग्यता है, ये प्रतिभा है, मेरे अंदर ये विशेषता है। तो बालक अपनी विशेषता की पहचान कर पाते हैं। तो ये जो प्रतिमान है ये 3 चरणों की है। रणनीति, व्यवधान, प्रतिमान, यानी कि रणनीति बनाई जाती है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जिससे कि बालक आसानी से समायोजन कर सके, सामान्य बालकों के साथ एडजस्ट कर सके। सबसे पहले स्टेप में उसे तैयार किया जाता है, उसे प्रशिक्षित किया जाता है, वो इसे इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे सामान्य बालकों के साथ समायोजन कर पाए। उनके लिए उस प्रकार से उनके लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाता है। यहाँ पर सामान्य शिक्षक और उसी शिक्षक दोनों मिलकर के ही ये कार्य को करते हैं। दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल जो सामान्य शिक्षण प्रक्रिया जो चलती है वो दूसरे चरण में करते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर लेसन प्लान बनाया जाता है, पाठ्य योजना बनाया जाता है और सामान्य शिक्षण कार्य को किया जाता है। और तीसरे चरण में क्या किया जाता है, तीसरे चरण में हम कई एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, कई गतिविधियां करवाते हैं और बालकों को मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं कि वे उस गतिविधि में भाग ले, पार्टिसिपेट करें, ताकि उनके अंदर सामाजिक कौशल, सोशल स्किल डेवलप हो पाए। तो कहा जा सकता है कि ये जो प्रतिमान है इसका मुख्य उद्देश्य है कि बालक को सफलतापूर्वक समायोजन करवाया जा सके। तो अगले प्रतिमान के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिफ्थ, 5वां प्रतिमान है चिकित्सीय अथवा जीव विद्या मॉडल। चिकित्सीय अथवा जीव विद्या मॉडल, इसको इंग्लिश में कहेंगे मॉडल, इंग्लिश में कहेंगे मेडिकल और बायोलॉजिकल मॉडल, मेडिकल और बायोलॉजिकल मॉडल। तो इस मॉडल के अंतर्गत वैसे बालक आते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, या फिर कहा जा सकता है जो शारीरिक रूप से बाधित होते हैं। तो कई बार जो है ये समझा जाता है कि जो शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक होते हैं या शारीरिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं, जिनको फिजिकल इम्पेयरमेंट होता है, लोग ये समझने की गलती कर देते हैं कि वो मानसिक रूप से भी कमजोर होते हैं। ये लोग मान लेते हैं कि जिनको शारीरिक बाधा है, प्रायः लोग ये सोचने लगते हैं कि वे मानसिक रूप से भी बाधित होंगे, मानसिक रूप से भी वे कमजोर होंगे, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। ये रियलिटी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि जो शारीरिक रूप से बाधित है वे मानसिक रूप से भी बाधित हो। तो ऐसे में इस प्रतिमान में कहा गया है, इस प्रतिमान को जब हम फॉलो करते हैं तो इस बात पे बल दिया जाता है कि जब भी हम शिक्षा का आयोजन करें तो हम शिक्षा का आयोजन उनके शारीरिक कमी को देखते हुए करें, ना कि उनके मानसिक स्तर को देखते हुए। तो इस प्रतिमान का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उनके शारीरिक कमी को देखते हुए ही शिक्षा को, एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, ना कि हम ये देख करके करेंगे कि वे मानसिक रूप से बाधित भी होंगे। ऐसा नहीं होता है। कई केसेस में होता है, लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है
कि जो शारीरिक रूप से बाधित होते हैं वे मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ होते हैं। तो ये प्रतिमान उस तरह के उस समय उस परिस्थिति में प्रयोग में लाया जाता है जब इस तरह के बच्चे का समायोजन करने की बात आती है। तो चिकित्सीय अथवा जीव विद्या मॉडल में हम शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांतों का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये बात मैं आप लोग को बतला दूं कि यहाँ पर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। वो इसलिए कि जो शारीरिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं उसका प्रभाव उसके मन पे भी पड़ता है, वो मानसिक रूप से नकारात्मक दिशा में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करके उन्हें मानसिक रूप से भी स्वस्थ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल है छठा, मौखिक संचार मॉडल, ओरल कम्युनिकेशन मॉडल। तो मौखिक संचार मॉडल का प्रयोग हम जिस तरह से चिकित्सीय जीव विद्या मॉडल का प्रयोग हम शारीरिक बाधा के बच्चों के लिए करते हैं, उसी प्रकार मौखिक संचार मॉडल जो होता है इसका प्रयोग हम जो है वाणी बाधिता तथा भाषा विकलांग बालकों के लिए करते हैं। वाणी बाधिता का तात्पर्य है स्पीच इम्पेयरमेंट। ये भी एक प्रकार की शारीरिक बाधा है जो कि इसका संबंध जो है ये श्रवण बाधिता से होती है। श्रवण बाधिता के कारण भी वाणी बाधिता आ जाती है। तो इसके बारे में मैं फिर कभी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल वाणी बाधिता जो होती है इसमें बालक को बोलने में दिक्कत होती है, बोलने में असुविधा होती है। बालक हकलाता है, स्टटरिंग करता है, या फिर उसे जो है स्वर बाधा होती है, उससे वोकल डिसऑर्डर होता है, वो अपनी बात को नहीं बोल पाता है, उसे बोलने में दोष होता है। दूसरी जो बाधा है वो है भाषा विकलांग, लैंग्वेज डिसेबल। तो भाषा विकलांग जो बच्चे होते हैं जिनको ये बाधा होती है, जिनको भाषा विकलांगिता होती है, वैसे बच्चों को अपने आसपास में बोली जाने वाली भाषा की समझ नहीं होती। उसे समझ में नहीं आता है कि कौन सी भाषा बोली जा रही है। आसपास बोलने का मत तात्पर्य है कि अपने पड़ोस में, घर में, पड़ोस में, समाज में, स्कूल में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे उस भाषा को समझने में कठिनाई होती है। उसे ही हम भाषा विकलांगता कहते हैं, लैंग्वेज डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ये जो मॉडल है, प्रतिमान है मौखिक संचार मॉडल, इसका प्रयोग हम इन्हीं बालकों के लिए ही करते हैं जिनको या तो वाणी बाधिता हो, स्पीच इम्पेयरमेंट हो, या फिर उनको भाषा विकलांगता हो, लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो। तो इस डिसेबिलिटी में क्या होता है कि जिनको वाणी बाधिता होती है, जिनको भाषा विकलांगता होती है, वे अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये जो मॉडल है ओरल कम्युनिकेशन मॉडल, इसमें इस तरह के प्रोग्राम की आवश्यकता करनी पड़ती है। इन बालकों की शिक्षा के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ता है कि जिस तरह समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों के साथ समायोजन कर सके, एडजस्टमेंट कर सके। उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जो है उनके लिए बनाना पड़ेगा जिससे कि वे आसानी से एडजस्टमेंट कर पाए। तो मौखिक संचार मॉडल यही हो गया। नेक्स्ट मॉडल जो है अंतिम मॉडल है, उसकी बात कर लेते हैं। ये है व्यंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान। व्यंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान, वैंग्स एडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल, वैंग्स एडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल। तो यहाँ वैंग जो है एक व्यक्ति का नाम है, वैंग। तो वैंग के द्वारा एक मॉडल बनाया गया, अपने नाम से ही ये प्रतिमान, उनके नाम से ये प्रतिमान है, वैंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान। इस प्रतिमान में क्या होता है कि इस प्रतिमान में जो बच्चे होते हैं, जो विशिष्ट बालक जो होते हैं, उन्हें पूरी छूट दी जाती है। वे स्वतंत्र होते हैं। वे स्वतंत्र होकर के कक्ष में, क्लासरूम में एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। वे अपनी गति से ही उन्हें सीखने का पूरा अवसर दिया जाता है। तो ऐसा जो है इसलिए किया जाता है इस प्रतिमान में, ताकि जो विशिष्ट बालक है वे अपने अनुरूप ही अपना अधिगम कर पाए, लर्निंग कर पाए। यानी कि कहा जा सकता है कि जो बालक होते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं, वे स्वतंत्र होकर के ही शिक्षण
करते हैं, अधिगम करते हैं, उनकी लर्निंग जो है वे अपने अनुसार ही करते हैं। तो बालक जो है कहा जा सकता है कि जो बालक है खुद ही अपनी अधिगम हेतु उत्तरदायी होते हैं, खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन उन्हें स्वतंत्रता देने से पहले, जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रतिमान में उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है, जो है पूरी छूट दी जाती है कि वे अपनी गति के अनुसार सीख सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें उनके अंदर कुछ बौद्धिक कौशलों का विकास करना होगा, कुछ मेंटल डेवलपमेंट करना होगा, ताकि जिसके कारण वे अपना अधिगम खुद ही कर सके। कहा जा सकता है कि ये अपने अधिगम के लिए खुद उत्तरदायी होते हैं और अपना अधिगम वे स्वयं ही करते हैं, और अपने अधिगम हेतु वातावरण भी वे खुद ही तैयार करते हैं। उनको वातावरण शिक्षक को उनको वातावरण तैयार करके देना नहीं पड़ता है। बालक खुद ही स्वतंत्र रूप से अपने लिए अधिगम का वातावरण, लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। तो इस प्रतिमान में जो बालक है वे खुद ही स्वयं अपने अधिगम को नियोजित भी करते हैं और अपने अधिगम को नियंत्रित भी करते हैं। इसमें शिक्षकों को कुछ विशेष करना नहीं होता है। शिक्षक जो है अपना शिक्षण कार्य जो करते हैं, उन विशिष्ट बालकों से जो फीडबैक मिलता है, जो प्रतिपुष्टि मिलती है, उसके अनुसार ही शिक्षक जो है उसकी आवश्यकता को देखते हुए शिक्षण कार्य करते हैं। बालक जैसे जैसा बोलते हैं, शिक्षक उसी के अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं। तो बालक को पूरी तरह से स्वतंत्रता रहती है। बालक स्वतंत्र होते हैं अपना खुद का अधिगम वातावरण तैयार करने के लिए, खुद का लर्निंग एनवायरनमेंट बालक जो है खुद तैयार करते हैं। यहाँ उनको किसी प्रकार की कोई बाहरी यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। वो खुद ही अधिगम करते हैं, अपने अधिगम को खुद ही नियोजित करते हैं, अपने अधिगम के लिए खुद ही वातावरण तैयार करते हैं, अपने अधिगम को खुद ही नियोजित करते हैं और अपने अधिगम को खुद ही नियंत्रित भी करते हैं। शिक्षक की भूमिका यहाँ गौण होती है। यहाँ पर बालक स्वतंत्र होकर के अपना अधिगम करता है, अपना लर्निंग करता है। तो समावेशी शिक्षा का ये प्रतिमान हो गया। तो कुल 7 प्रतिमान आज मैंने आप लोगों को बतलाए। तो प्रतिमान यही है कि मॉडल जो होते हैं वो हम परिस्थिति के अनुसार उसको सेलेक्ट करते हैं, परिस्थिति के अनुसार चयन करके हम देखते हैं जैसी आवश्यकता होती है, जिस मॉडल को प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, हम उस मॉडल का प्रयोग करके सक्सेसफुल इंक्लूजन, सफलतापूर्वक समावेशन बच्चों का करवाते हैं समावेशी शिक्षा में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।